हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि थी आपकी MZ001 कोड के ऊपर। हमने इसमें लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 और सेकंड का कंप्लीट कर लिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, या फिर इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। तो चलते हैं आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 के साइड, जो कि है आपका माइक्रोट्यूब्यूल। चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, इट्स रोल इन दी सेल डिवीजन। आपको इसमें बताना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं क्या, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको बताना है कि इसका रोल क्या है सेल डिवीजन के अंदर, वो बताना है। क्वेश्चन आप समझ गए, अब देख लेते हैं इसका आंसर। माइक्रोट्यूब्यूल्स और एमटीज आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सेल साइटोस्केलेटन। जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं, जिसको हम एमटीज भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है आपके साइटोस्केलेटन के। थिंक ऑफ देम एज स्कैफोल्डिंग दैट सपोर्ट्स द सेल स्ट्रक्चर एंड शेप। इनको एक स्कैफोल्डिंग की तरह हम देख सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं सेल के स्ट्रक्चर को और उसके शेप को। These dynamic tube-like structure are made up of protein subunits called tubulin, which can rapidly assemble and disassemble, allowing cell to adapt to their needs. क्या है ये जो डायनेमिक ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है आपका माइक्रोट्यूब्यूल, वो प्रोटीन की कुछ सब यूनिट से मिलकर बना होता है। उस प्रोटीन को हम बोलते हैं ट्यूबुलिन, और ये ट्यूबुलिन रैपिडली खुद को असेंबल या डिसेंबल कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। ठीक है, इसका रोल देख लेते हैं क्या है सेल डिवीजन के अंदर। देयर क्रिटिकल रोल इन द सेल डिवीजन ड्यूरिंग माइटोसिस, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म्स द माइटोटिक स्पिंडल, अ स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या है, जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक माइटोटिक स्पिंडल को फॉर्म करती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेपरेट करता है क्रोमोसोम्स को। दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग दैट ईच डॉटर सेल्स रिसीव एन आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जो ये प्रोसेस हो रहा है माइटोटिक स्पिंडल बनने का, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि यही इंश्योर करता है कि हर एक सेल को, हर एक डॉटर सेल को आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मिल सकें। ये ना हो किसी के पास गलत सेट ऑफ क्रोमोसोम्स चले जाएं। ठीक है, बट ये सब काम कैसे करता है, वो कैसे होता है, व्हाट हाउ इट वर्क्स एज अ सेल प्रिपेयर टू डिवाइड, माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंड फ्रॉम टू अपोजिंग सेंट्रोसोम्स एट आइदर एंड ऑफ द सेल। जब भी सेल खुद को प्रिपेयर करता है कि उसको डिवाइड करना है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक्सटेंड करती हैं अपने दो अपोजिंग सेंट्रोसोम्स की साइड से, दोनों में से किसी भी साइड से आप एक्सटेंड कर सकती हैं वो सेल के। दे अटैच टू द सेंट्रोमर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थ्रू स्पेशलाइज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड काइनेटोकोर्स। फिर ये क्या करती हैं, ये अटैच करती हैं सेंट्रोमर के क्रोमोसोम्स के साथ, और जो कि आपका एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसको हम काइनेटोकोर्स बोलते हैं। This attachment is vital because it allow the microtubule to pull chromosomes apart during anaphase. ये जो अटैचमेंट हो रही है काइनेटोमर्स की, वो अटैचमेंट एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्रोमोसोम्स को पुल करेगी, खींचेगी एनाफेज के टाइम पे, ताकि वो अलग हो सके। बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पुलिंग अपार्ट, बट ये सिर्फ एक पुल करने तक ही सीमित नहीं है। Microtubules also help organize the chromosomes and ensure they align properly at the cell equatorial plane during metaphase. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो ये हेल्प भी करती हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऑर्गेनाइज हो सकें और एक प्रॉपर वे में अलाइन हो सके इक्वेटर प्लेन के ऊपर, जब भी मेटाफेज वाली डिवीजन का टाइम आता है। दिस अलाइनमेंट इज की to preventing error in the chromosome distribution which can lead to the condition like cancer or genetic disorder. ये अलाइनमेंट ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये अलाइनमेंट नहीं होगा तो क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर ठीक तरीके से क्रोमोसोम्स नहीं मिल पाएंगे डॉटर सेल्स को, तो कैंसर की कंडीशन भी हो सकती है या डिफरेंट टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, after the chromosomes are separated, microtubules play a key role in cytokinesis, that is the final step of the cell division where the cytoplasm divide into two new cells are formed. जब क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं मेटाफेज के बाद, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स अपना एक की रोल प्ले करता है साइटोकाइनेसिस के अंदर। साइटोकाइनेसिस क्या है, लास्ट स्टेप है आपका सेल डिवीजन का, जहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है दो न्यू डॉटर सेल्स के अंदर। दे हेल्प डिस्टिंक्ट द सेल मेम्ब्रेन एंश्योरिंग दैट ईच डॉटर सेल इज प्रॉपरली फॉर्म्ड। इस पोर्शन के अंदर जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है, इसके अंदर क्या होता है, ये हेल्प करता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है और जो उसकी डॉटर सेल्स बनने वाली हैं वो ठीक तरीके से प्रॉपरली बन रही हैं या नहीं बन रही है, उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शंस थे, और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, डिस्क्राइब द
असेंबली एंड डिसअसेंबली प्रोसेस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। आपको माइक्रोट्यूब्यूल के असेंबली और डिसअसेंबली प्रोसेस को बताना है कि कैसे होता है। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, तो अगर किसी भी चीज़ के प्रोसेस के बारे में पूछा जाए, जैसे यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल के प्रोसेस के बारे में पूछा गया है, तो उसकी पहले आप डेफिनेशन जरूर लिखेंगे। भले से ही आप 4 पन्नों में पहले ही लिख चुके हो, बट फिर भी आप नेक्स्ट आंसर अगर कर रहे हैं उसी से रिलेटेड, तो उसकी डेफिनेशन पहले लिखनी जरूरी है। ठीक है, तो एक ये वे ऑफ राइटिंग होती है, आपकी आंसर लिखने का तरीका है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। पहले माइक्रोट्यूब्यूल की डेफिनेशन लिखेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल आर crucial component of cytoskeleton in eukaryotic cell, play a key role in maintaining cell shape, enabling intracellular transport and facilitating cell division। जैसे कि आपको पता है माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, एक क्रूशियल कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन का, जो कि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, और ये कुछ की रोल प्ले करता है, जैसे कि सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट को भी एनेबल करता है और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं। द असेंबली एंड डिसअसेंबली प्रोसेस। द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्राइमरली मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन सब यूनिट, स्पेसिफिकली अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो प्रोटीन के सब यूनिट ट्यूबुलिन से मिलकर बना हुआ है। उसको भी अगर फर्दर डिवाइड करें तो उसमें अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से मिलकर बना होता है। द असेंबली बिगिन व्हेन दीज ट्यूबुलिन डाइमर्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटोफिलामेंट। जब ये असेंबली स्टार्ट कहाँ से होती है, जब ये ट्यूबुलिन डाइमर साथ में मिलते हैं और एक प्रोटोफिलामेंट बना लेते हैं, तब से ये इनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है असेंबली का। टिपिकली 13 प्रोटोफिलामेंट अलाइन साइड बाय साइड टू क्रिएट अ हॉलो ट्यूब विच वी रिकॉग्नाइज एज माइक्रोट्यूब्यूल। जब 13 प्रोटोफिलामेंट अलाइन होते हैं एक दूसरे के साइड, जैसे एक फिलामेंट दूसरा फिलामेंट, ऐसे ऐसे ये अलाइन होते सारे हैं 13 के 13, और एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसी को हम माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब असेंबली का प्रोसेस क्या है। द असेंबली इज डायनेमिक प्रोसेस। इट स्टार्ट्स विद न्यूक्लिएशन वेयर अ स्मॉल क्लस्टर ट्यूबुलिन डाइमर फॉर्म अ स्टेबल सीड अलाउइंग मोर डाइमर्स टू एड ऑन। ये जो डायनेमिक प्रोसेस है असेंबली का, ये स्टार्ट होता है न्यूक्लिएशन के साथ। न्यूक्लिएशन सबसे पहला स्टेप है इसका, जिसमें क्या है, स्मॉल जो क्लस्टर ट्यूबुलिन है डाइमर्स इसके, जो कि स्टेबल सीड की तरह होता है, बिल्कुल छोटे छोटे, वो अलाउ करते हैं कि दूसरे सीड्स जो डाइमर हैं आकर इससे जुड़ जाएं, एड ऑन होते जाएं। दिस इज ऑफन फैसिलिटेटेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर लाइक सेंट्रोसोम। जैसे कि सेंट्रोसोम होता है, वैसे ही इसके अंदर भी एक सेंटर होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, वो इसको फैसिलिटेट करता है। द एडिशन ट्यूबुलिन इज ड्रिवन बाय जीटीपी बाइंडिंग। साथ ही साथ इसमें एडिशन ट्यूबुलिन होती जाती है, जो कि जीटीपी बाइंडिंग के द्वारा होती है। ईच ट्यूबुलिन डाइमर बाइंड टू जीटीपी बिफोर इनकॉर्पोरेशन इनटू द ग्रोइंग ट्यूब्यूल। हर एक ट्यूबुलिन डाइमर जो जुड़ रहा है, इससे एड ऑन हो रहा है, वो जीटीपी के द्वारा ही हो रहा है, और ये तय कर रहा है कि जो दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल है उसके ग्रो होने से पहले ही ये उसमें एड ऑन हो जाए। हाउएवर माइक्रोट्यूब्यूल नॉट स्टैटिक। अगर देखा जाए तो जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो एक स्टैटिक नहीं है, बिल्कुल स्थिर नहीं है, उसकी मूवमेंट होगी ही होगी। दे अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड डायनेमिक इंस्टेबिलिटी। क्या है, ये एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं जिसको इंस्टेबिलिटी हम बोलते हैं। मतलब कोई स्टैटिक नहीं है, ये स्थिर नहीं है, इसमें कोई ना कोई इनेबिलिटी इंस्टेबिलिटी होगी, मूवमेंट रहेगी। दिस मीन्स दे कैन रेपिडली ग्रो और श्रिंक। इसका मतलब क्या है कि ये रेपिडली ग्रो भी कर सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, और श्रिंक भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं अपने साइज में। व्हेन जीटीपी बाउंड ट्यूबुलिन एड टू द प्लस एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल इट स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। जब भी जो जीटीपी ट्यूबुलिन है वो अगर प्लस एंड पे बाइंड हो रही है माइक्रोट्यूब्यूल के, तो वो इसके स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगी। बट इफ द जीटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू जीडीपी, द माइक्रोट्यूब्यूल बिकम लेस स्टेबल एंड कैन लीड टू डिसअसेंबली। बट अगर यही कहीं ये जीटीपी अगर जीडीपी के अंदर हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगी, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है वो कम स्टेबल हो जाएगा, और उसी के कारण इसकी डिसअसेंबली हो जाएगी। ठीक है, डिसअसेंबली इन्वॉल्व डीपोलराइजेशन एट द प्लस एंड वेयर जीटीपी ट्यूबुलिन डाइमर आर रिलीज्ड। जो डिसअसेंबली का प्रोसेस है उसके अंदर डीपोलराइजेशन हो रहा है प्लस एंड पे, जहाँ पे ये जीडीपी जो है बन रहा है, हाइड्रोलाइज होकर बना है, वहाँ पे ये रिलीज होते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोटीन लाइक काइनेसिन एंड डायनेसिस that transports cellular material along microtubule as well as protein like setmin that promote disassembly। इसमें कुछ टाइप के प्रोटीन्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ताकि डिसअसेंबली को प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो ये इसका असेंबली और डिसअसेंबली का प्रोसेस था, जो कि आप लर्न कर लीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 3 में हमें 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे। अब चैप्टर नंबर 4 को देख लेते हैं हम। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट के डिफरेंट टाइप्स लिखने हैं आपको, और उसके फंक्शन भी लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इंटरमीडिएट फिलामेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके टाइप्स और उसके फंक्शन फिर लिखेंगे। ठीक है, तो वे ऑफ राइटिंग भी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आंसर को हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी टू द सेल। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन के, जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं सेल की स्ट्रक्चर को और उसकी स्टेबिलिटी को। ठीक है, इसके टाइप्स देख लेते हैं। देयर टाइप्स एंड फंक्शंस। फर्स्ट अप वी हैव केराटिन। सबसे पहला एक टाइप है हमारा केराटिन, विच आर फॉर्म्ड इन एपिथेलियल सेल। ये कहाँ पे बनते हैं, हमारे एपिथेलियल सेल के अंदर बनते हैं। दे प्ले, पहले हमने टाइप बता दिया और कहाँ पाए जाते हैं वो बता दिया, फिर इसका रोल क्या है वो बताएंगे, फंक्शन क्या है वो बताएंगे।
दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव बैरियर इन अवर स्किन, हेयर एंड नेल्स। ये जो केराटिन है ये एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे बैरियर की तरह, प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेते हैं हमारे स्किन, नेल्स और हेयर के ऊपर। केराटिन हेल्प रेसिस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड प्रिवेंट वाटर लॉस, कीपिंग आवर स्किन हाइड्रेटेड। केराटिन हमारे बॉडी के अंदर ये भी हेल्प करता है, मैकेनिकल स्ट्रेस को भी कम करता है और वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करता है कि वाटर लॉस कम हो हमारी बॉडी से, और स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वेमिनटिन। वेमिनटिन प्राइमरली लोकेटेड इन मेसेंचिमल सेल्स के अंदर लोकेट होता है ये। वेमिनटिन इज अ वाइटल फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल ड्यूरिंग मूवमेंट एंड प्ले अ रोल इन वुंड हीलिंग। ये जो वेमिनटिन इंटरमीडिएट है ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है और उसकी मूवमेंट में भी हेल्प करता है। जब भी हमें कोई खरोच या वुंड होता है, जख्म होता है, उसको हील करने का काम भी यही करता है। इट हेल्प सेल विथस्टैंड स्ट्रेस एंड प्रोवाइड रिलायंसेस टू द टिश्यू। क्या है, ये हमारे सेल को हेल्प करता है कि स्ट्रेस के साथ लड़के खड़ा रहे और ये हमारे टिश्यू को भी फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है। ठीक है, देन देयर इज डेस्मिन। नेक्स्ट हमारा डेस्मिन विच इज अ फाउंड इन मसल सेल। ये डेस्मिन हमारे मसल सेल के अंदर पाया जाता है। डेस्मिन कनेक्ट्स मसल फाइबर एंड मेंटेन देयर अलाइनमेंट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये हमारे जो मसल फाइबर है उसके अंदर कनेक्ट रहता है और मेंटेन करता है कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसमें ठीक से अलाइनमेंट बना रहे। दिस अनश्योर दैट आवर मसल फंक्शंस एफिशिएंटली अलाउइंग अस टू मूव विद स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन। ये इंश्योर करता है कि जो हमारी मसल फंक्शन हो रहे हैं, मसल की मूवमेंट हो रही है, वो इफेक्टिवली हो और उसमें जो स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन है ब्रेन के साथ वो अच्छे से बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट फिलामेंट है हमारा न्यूरोफिलामेंट। न्यूरोफिलामेंट आर अनदर टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट फाउंड इन न्यूरॉन। जो न्यूरोफिलामेंट है वो भी एक डिफरेंट टाइप का इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो कि न्यूरॉन के अंदर पाया जाता है। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द एक्सॉन्स इंश्योरिंग प्रॉपर सिग्नल ट्रांसमिशन इन अवर नर्वस सिस्टम। ये जो हमारे एक्सॉन्स पाए जाते हैं न्यूरॉन के अंदर, पूरा स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा, एक्सॉन्स पाए जाते हैं, उसको सपोर्ट करता है और इंश्योर करता है कि हमारे नर्वस सिस्टम तक पूरा एक सिग्नल प्रॉपर वे में पहुंच सके। दिस इज क्रूशियल फॉर एवरीथिंग फ्रॉम रिफ्लेक्सेस टू दी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। ये जो हमारा न्यूरोफिलामेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिलामेंट है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितनी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट हो रही हैं उसमें भी ये हेल्प कराता है, और कितने हमें रिफ्लेक्सेस देने हैं, हमारा हाथ जल गया तो हमें हाथ वापस हटाना है, तो वो सारे रिफ्लेक्सेस जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं उसको भी ये देखता है। ठीक है, लास्टली वी हैव लेमन्स। लास्टली हमारे पास है एक लेमन इंटरमीडिएट फिलामेंट लोकेटेड इन द न्यूक्लियर एनवेलप ऑफ ऑल यूकेरियोटिक सेल। सारे ही यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है उसके अंदर लोकेट होता है, ये उसके अंदर पाया जाता है। लेमन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द न्यूक्लियस हेल्पिंग टू मेंटेन इट्स शेप एंड रेगुलेटिंग इंपॉर्टेंट प्रोसेस लाइक डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। जो लेमन है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट को न्यूक्लियस के और हेल्प करता है कि ये मेंटेन कर सके उसकी शेप को, और डिफरेंट टाइप के जो डीएनए रेप्लिकेशन या सेल डिवीजन हो रहे हैं उसके रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट थे। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए था, तो यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे। नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 है आपका व्हाट डू यू मीन बाय मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी से आप क्या समझते हैं, आपको वो बताना है, वो लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, आंसर देख लेते हैं। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज रेफर टू द विस्कोसिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर इन सेलुलर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को हम विस्कोसिटी की तरह भी रेफर कर सकते हैं, जो कि हमारी लिपिड बाइलेयर के अंदर जो सेलुलर मेम्ब्रेन है, जो हमारी सेलुलर मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर भी जिसको हम बोल रहे हैं, उसकी विस्कोसिटी को रेफर करते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी से। ठीक है, तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्या है, लिपिड बाइलेयर जो सेलुलर मेम्ब्रेन है उसकी विस्कोसिटी क्या है, उसको ही हम मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बोलते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रबर बैंड। जैसे कि हमारी रबर बैंड होती है ना, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, वैसे ही है विस्कोसिटी बना के रखती है, उसके अंदर फ्लेक्सिबल रहती है। A membrane with high fluidity allows protein and lipid to move freely, which is essential for various cellular process. जो ये मेम्ब्रेन है, ये हाई फ्लूइडिटी अगर मेम्ब्रेन है तो ये प्रोटीन को अलाउ करेगी, प्रोटीन और लिपिड को, कि ये फ्रीली मूव कर सकें और डिफरेंट टाइप के सेलुलर प्रोसेस में भी हेल्प करें। नाउ व्हाट्स इन्फ्लुएंस द फ्लूइडिटी। पर अगर देखें तो फ्लूइडिटी को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ लिपिड प्रेजेंट। सबसे पहली चीज़ क्या इन्फ्लुएंस करेगी कि जो लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर कौन कौन सी टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट हैं। Unsaturated fatty acids which have one or more double bond create coil in the chain preventing tight packaging and increasing fluidity. अगर unsaturated fatty acids हैं जो कि एक या ज़्यादा डबल बॉन्ड के साथ हैं तो वो क्रिएट कर लेते हैं कॉइल चेन को, जो कि प्रिवेंट करती है टाइट पैकेजिंग को और फ्लूइडिटी को भी इंक्रीज करती है। इन कॉन्ट्रास्ट सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पैक टाइटली टुगेदर मेकिंग द मेम्ब्रेन मोर रिजिड। अगर उसकी जगह पर ही अनसैचुरेटेड की जगह पर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उसके अंदर, तो वो टाइटली पैक करेगी सारी चीज़ों को और मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा रिजिड बना देगी, अकड़ी सी बना देगी। ठीक है,
दूसरा कारण क्या है इसको इन्फ्लुएंस करने का, जो कि है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। हाइयर टेम्परेचर्स इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी मेकिंग द मेम्ब्रेन मोर फ्लूइड। टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्या है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी को भी बढ़ा देगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा फ्लूइडिटी हो जाएगी, ज़्यादा फ्लूइड होगा। Conversely, lower temperature can cause membrane to become more gel-like and less functional. अगर दूसरी साइड हम देखें तो अगर टेम्परेचर अगर कम कर दिया जाए तो जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल जेल लाइक बन जाएगी, बिल्कुल पतली सी, और उसके फंक्शन भी बहुत कम तरीके से काम करेंगे, प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्या इन्फ्लुएंस करेगा, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज अनदर की प्लेयर। इट सिट्स बिटवीन द फॉस्फोलिपिड इन द बाइलेयर एंड हेल्प मेंटेन फ्लूइडिटी अक्रॉस द वेरिंग टेम्परेचर्स। जो आपके कोलेस्ट्रॉल है ये भी आपको पता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर पाया जाता है बीच में, और ये हेल्प करता है कि फ्लूइडिटी को टेम्परेचर के साथ ही वेरी कर सके। और एट हाई टेम्परेचर कोलेस्ट्रॉल स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन वाइल एट लो टेम्परेचर इट प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग टू रिजिड। जब भी हाई टेम्परेचर होगा तो कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होगा कि वो स्टेबलाइज कर सके मेम्ब्रेन को, बट अगर वहीं लो टेम्परेचर है तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, उसी को ज़्यादा रिजिड बना देगा। ठीक है, सो वाई डज इट मैटर। तो ये सारी चीज़ें इतनी मैटर कर क्यों रही है कि टेम्परेचर या फिर कोलेस्ट्रॉल या फिर अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी अफेक्ट हाउ cells communicate, transport substance in and out, and respond to the environment. It is essential process like cell signaling, nutrition uptake, and even cell division. जैसे कि आपको पता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी अफेक्ट करती है और ट्रांसपोर्ट करती है, जो आपकी मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट टाइप की प्रोसेस कर रही है, जैसे कि सेल को सिग्नल्स देना, न्यूट्रिशन को अपटेक करना, या सेल डिवीजन में भी हेल्प कर रही है। और अगर यही चीज़ें जो आपके एनवायरमेंट है या फिर टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें अगर इसको इन्फ्लुएंस करने लगेंगी तो ये सारी चीज़ें काम हमारे जो सेल डिवीजन हो रहा है, न्यूट्रिशन अपटेक हो रहा है, वो चीज़ों में अफेक्ट करेगा। इस वजह से ये इतना सब कुछ मैटर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस हाउ द सोडियम पोटेशियम पंप हेल्प ट्रांसपोर्ट आयन इन अवर एनिमल सेल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हाउ डज द सोडियम पोटेशियम पंप हेल्प ट्रांसपोर्ट आयन ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो कैसे हेल्प करता है और कैसे ट्रांसपोर्ट करता है आयंस को, वो आपको लिखना है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। वन ऑफ द की प्लेयर in maintaining that energy is sodium potassium pump. How this protein transport works? सबसे पहला एक की प्लेयर हमारा है एनर्जी मेंटेन करने का, जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, और देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। द सोडियम पोटेशियम पंप इज अ वाइटल मेम्ब्रेन प्रोटीन बाउंड इन नियरली ऑल एनिमल सेल। जो सोडियम पोटेशियम पंप है आपका वो एक वाइटल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि हर एक एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। इट्स मेन जॉब, इसकी मेन जॉब क्या है, टू मेंटेन द राइट बैलेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल विच इज क्रूशियल फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शन। इसका मेन जॉब ये है कि जो सेल के अंदर और सेल के बाहर का जो पोटेशियम और सोडियम का लेवल है उसको मेंटेन करके रख सके। अगर वो मेंटेन रहेंगे तभी डिफरेंट टाइप के सेलुलर फंक्शन वो परफॉर्म कर सकेगा। अगर वो डिसबैलेंस होंगे तो फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो पाएंगे ठीक तरीके से। तो ये इसका काम है। ठीक है, हाउ इट वर्क्स अब देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। फॉर एवरी साइकिल द पंप मूव 3 सोडियम आयन आउट ऑफ द सेल एंड ब्रिंग इन 2 पोटेशियम आयन। हर एक साइकिल के अंदर ये पंप करता है 3 सोडियम आयन को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम आयन को अपने अंदर ले लेगा। मतलब सेल के अंदर तो जा रहे हैं 2 पोटेशियम आयन और सेल के बाहर जा रहे हैं 3 सोडियम आयन। ठीक है, this ratio is essential because it creates an electrochemical gradient which is like a battery that powers many cellular process। ये जो रेशियो है कि 3 और 2 की, ये रेशियो एक एसेंशियल रेशियो है क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना लेता है जो कि एक बैटरी की तरह होता है, जो कि आपके डिफरेंट टाइप के सेलुलर प्रोसेस हैं उसको पावर दे रहा है। ठीक है, वाई इज दिस ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट। तो ये जो ग्रेडियंट बना रहा है 2 और 3 के रेशियो का, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। वेल इट हेल्प रेगुलेट सेल वॉल्यूम, सपोर्ट नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन एंड प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, ये हेल्प करता है कि सेल जो रेगुलेट सेल वॉल्यूम को करता है और साथ ही साथ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन है उसको भी सपोर्ट करेगा कि उसकी ट्रांसमिशन जल्दी हो सके, प्रॉपर वे में हो सके। प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारी मसल मूवमेंट होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट द सोडियम पोटेशियम पंप आवर सेल वुड स्ट्रगल टू कम्युनिकेट एंड फंक्शन प्रॉपर्ली। अगर ये सोडियम पोटेशियम पंप ना हो तो हमारे सेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे कोई भी। ठीक है, बट हाउ डज इट अचीव दिस ट्रांसपोर्ट। बट ये ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा 2 पोटेशियम और 3 सोडियम का, वो हो कैसे रहा है। इट यूजेस ATP द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। भाई अगर कोई चीज़ आप बाहर भेज रहे हैं या अंदर ले रहे हैं तो कोई ना कोई एनर्जी तो आपको चाहिए ना, तो वो एनर्जी कौन सी है आपकी, ATP को यूज़ करते हैं ये, फिर इसको भेजते हैं। व्हेन ATP इज ब्रोकन डाउन इट प्रोवाइड्स द एनर्जी नीडेड टू चेंज द शेप ऑफ द पंप। जब ATP जो ब्रोक कर जाती है, टूट जाती है, तो क्या होती है, ये प्रोवाइड करती है एनर्जी को जितनी भी पंप को चाहिए होती है उसकी शेप चेंज करने के लिए, अलाउइंग इट टू मूव दोज आयन अगेंस्ट देयर ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये अलाउ करता है
के जो आयन्स हैं उसको मूव कर सकें उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस। दिस मीन्स सोडियम गोज फ्रॉम अ लो कंसंट्रेशन इनसाइड टू द सेल टू अ हाई कंसंट्रेशन आउटसाइड, वेयर वाइल पोटेशियम डज द अपोजिट। इसका मतलब क्या हो गया, जो सोडियम है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की साइड जा रहे हैं और जबकि बिल्कुल उल्टा हो रहा है पोटेशियम के साथ। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स। इसमें आपको डिफरेंशिएट लिखना है। ठीक है, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे लिखेंगे, ये आपकी शीट है समझ लीजिए, और ऐसे एक कॉलम बनाएंगे जैसे इसमें लिखा है एंडोसाइटोसिस, एक लिखा है एक्सोसाइटोसिस। तो एक साइड लिखेंगे आप एंडोसाइटोसिस, एक साइड लिखेंगे एक्सोसाइटोसिस, फिर एक डिफरेंस, एक्सोसाइटोसिस का एक डिफरेंस, एंडोसाइटोसिस का एक डिफरेंस, एक्सोसाइटोसिस का एक डिफरेंस। तो ये एक तरीका आपका लिखने का होता है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं हम इसका। आपको डिफरेंशिएट लिखना है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बीच में। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है? द एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस वेयर सेल एनगल्फ external substance by folding their membrane inward, forming a pocket that eventually become a vessel inside the cell. एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो बाहर का कोई भी सब्सटेंस है उसको सेल एनगल्फ कर लेता है, खा लेता है, अपनी बॉडी को मूव करके फोल्ड करके, जैसे कि अमीबा करता है वैसे ही, और एक अपनी पॉकेट सी बनाता है, उसके अंदर वेसिकल के अंदर उस सब्सटेंस को अपने अंदर डाल लेता है। इट्स लाइक द सेल इज टेकिंग इन न्यूट्रिशंस और अदर मॉलिक्यूल इट नीडेड। जैसे कि अमीबा करता था ना, ऐसे ऐसे अमीबा होता था आपका बचपन में, सूडोपोडिया, यहाँ से एक सब्सटेंस उसने लिया और अंदर ले लिया और उसको खा लिया। वैसे ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि सेल को आप मान लीजिए कि उसको कोई न्यूट्रिशन बाहर से लेना है या कोई अदर मॉलिक्यूल उसको ज़रूरत है, वो उसको एंडो मीन्स अंदर की साइड साइटोसिस हो रहा है। ठीक है, ऑन द फ्लिप साइड, दूसरी साइड अगर देखें तो एक्सोसाइटोसिस क्या है? ऑल अबाउट सिक्रीशन। एक्सोसाइटोसिस पूरा का पूरा सिक्रीशन के ऊपर है। हियर सेल्स एक्सपेल मटीरियल बाय emerging वेसिकल्स विद द सेल मेम्ब्रेन रिलीजिंग देयर कंटेंट आउटसाइड। इसमें क्या होता है, जैसे आपका ये सेल है, अमीबा ही मान लो ये सेल है, तो ये इसके अंदर जितने भी सिक्रीशन है अगर इसको बाहर एक्सपेल करने हैं तो इसको बाहर धकेल देता है, बाहर थूक देता है, समझ लो। ठीक है, थिंक ऑफ इट एज द सेल पैकेजिंग एंड शिपिंग अवर प्रोटीन और वेस्ट। इसको आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि हमारा जो सेल है उसकी पैकेजिंग हो रही है और शिपिंग होकर प्रोटीन और वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं। सो एंडोसाइटोसिस ब्रिंग थिंग्स इन वाइल एक्सोसाइटोसिस सेंड्स आउट। वैसे ही क्या है, जो एंडोसाइटोसिस का काम क्या है कि कोई भी चीज़ को अपने अंदर लेना सेल्स के, और एक्सोसाइटोसिस का काम है कि कोई भी चीज़ को स्पेसिफिकली सिक्रीशंस को अपनी बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फेगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस के बीच में डिफरेंस लिखना है। फेगोसाइटोसिस इज ऑफन कॉल्ड सेल ईटिंग। फेगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग भी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व द इंजेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल और इवन होल सेल लाइक बैक्टीरिया और डिब्राइज। इसमें भी सेम होता है कि कोई भी बैक्टीरियल सेल है या फिर कोई भी सेल है वो पूरा ही पूरा लार्ज पार्टिकल अपने अंदर खा ले एनगल्फ कर ले, इंजेक्शन कर ले, या फिर पूरा ही पूरा दूसरे सेल को या डिब्राइव को अपने अंदर इंजेस्ट कर ले। ठीक है, मतलब ये सेल है आपका, इसने कोई बड़ा सेल अपने अंदर खा लिया, ये प्रोसेस है सेल ईटिंग। द सेल एक्सटेंड इट मेम्ब्रेन अराउंड द टारगेट एंड एनगल्फ इट फॉर्मिंग अ लार्ज वेसिकल कॉल्ड फेगोसोम। इसका काम क्या है, ये जो सेल है वो एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड करता है अपनी मेम्ब्रेन को और टारगेट करता है कि ये एनगल्फ कर ले किसी भी लार्ज वेसिकल्स को, और फेगोसोम उसको बोलते हैं हम। ठीक है, जो लार्ज वेसिकल ये बनाता है उसको फेगोसोम बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर इम्यून डिफेंस। ये जो प्रोसेस होता है ये इंपॉर्टेंट होता है इम्यून डिफेंस के तौर पे। ऑन दी अदर हैंड पाइनोसाइटोसिस इज नोन एज सेल ड्रिंकिंग। पाइनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ लार्ज पार्टिकल इट इन्वॉल्व अपटेकिंग ऑफ फ्लूइड एंड स्मॉल सॉल्यूट। द सेल फॉर्म टाइनी वेसिकल्स टू सैंपल इट एनवायरमेंट टेकिंग इन न्यूट्रिशन डिजॉल्व इन द लिक्विड अराउंड इट। इसमें क्या होता है, सेल ड्रिंकिंग बोलना है इसको, तो ऑब्वियसली इसको पीना है खाने की जगह। ठीक है, तो जैसे कि लार्ज पार्टिकल की जगह पर ये आसपास कोई भी इसका फ्लूइड पड़ा है, सॉल्यूट पार्टिकल है, उसको ये इंजेस्ट कर लेता है, और जो इसकी टाइनी वेसिकल्स होते हैं एनवायरमेंट के थ्रू उससे ये न्यूट्रिशन डिजॉल्व करता है अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 भी खत्म हुआ। चैप्टर नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, वरना ये बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, तो इतना ज़्यादा ओवर भी नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 से, 1-2-3 चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करेंगे तो मैं बाकी सारे कोर्स भी आपका ऐसे ही लाती रहूँगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।